कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता। ये एक पूरा इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके वर्ड्स, टोन, बॉडी लैंग्वेज और इंटेंशन सब कुछ मिलकर उस व्यक्ति पर असर डालते हैं। लेकिन दिक्कत यहां से शुरू होती है जब हमारी कम्युनिकेशन में कुछ सडल, छोटी छोटी गलत आदतें शामिल हो जाती हैं। जैसे जल्दी जल्दी बोलना ताकि सामने वाला कुछ बोल ही ना पाए, किसी की बात को बीच में काट देना, केवल खुद की बातें शेयर करना लेकिन सामने वाले की फीलिंग्स को इग्नोर करना, या बात करते वक्त फोन स्क्रॉल करना, मतलब अटेंशन कहीं और। ये सब हैबिट्स धीरे धीरे आपके रिश्तों को जहर की तरह नुकसान पहुंचाती हैं, बिना किसी शोर के। इसीलिए इसे कहते हैं द साइलेंट किलर। क्यों ये इतना जरूरी है? अब सोचिए, आप अपने दोस्त या पार्टनर से बात कर रहे हैं और वो हर बार आपकी बात बीच में काट देते हैं, या आपको लग रहा है कि सामने वाला सुन तो रहा है लेकिन दिल से कनेक्टेड नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है, आप उनसे इमोशनल रूप से दूर होने लगते हैं। आप ये सोचने लगते हैं कि शायद मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। यही इमोशनल डिस्कनेक्शन फिर बहस, मिसअंडरस्टैंडिंग और बाद में रिश्ते में ठंडापन पैदा करता है। ऐसी ही प्रॉब्लम्स वर्क प्लेस में भी होती हैं, जहां पोर कम्युनिकेशन की वजह से लोग टीम से कटने लगते हैं, मैनेजर ट्रस्ट करना छोड़ देता है, प्रमोशन रुक जाती है और आप सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया। जवाब होता है वो गलतियां जो दिखाई नहीं देती लेकिन असर छोड़ जाती हैं। सुमित को लगता था कि वो बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन उसकी क्लास में इंटरेक्शन कम होती जा रही थी। स्टूडेंट्स उससे क्वेश्चंस पूछने में अनकंफर्टेबल फील करते थे। जब एक दिन एक स्टूडेंट ने एनोनिमसली फीडबैक में लिखा, सर हमें बोलने का मौका नहीं देते, उनकी टोन जजमेंटल लगती है, तब सुमित को पहली बार अपनी कम्युनिकेशन की समस्या का एहसास हुआ। वो खुद को कॉन्फिडेंट समझते थे लेकिन उनके छोटे छोटे बिहेवियर दूसरों को शट डाउन कर रहे थे। सुमित ने धीरे धीरे सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी से अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल बदली और उसकी क्लास में फिर से पार्टिसिपेशन बढ़ गया। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? 1. इंटरप्ट करना। सामने वाला अगर अपनी बात पूरी नहीं कर पाता तो वो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाता है। 2. सिर्फ अपने बारे में बात करना। इससे लगता है कि आप सामने वाले की परवाह नहीं करते। 3. जजमेंटल टोन में जवाब देना। इससे लोग डर जाते हैं खुलकर बात करने से। 4. फोन या डिस्ट्रैक्शंस के साथ बातचीत करना। इससे आप सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करते हो, चाहे आप जाने या नहीं। 5. फीडबैक सुनने की जगह डिफेंसिव हो जाना। इससे कम्युनिकेशन बंद हो जाती है। ये सब हैबिट्स आपको शायद पावरफुल बनाती हो बाहर से, लेकिन अकेला बनाती हैं अंदर से। क्या करना चाहिए? 1. गिव फुल अटेंशन। जब कोई बात करे तो अपना फोन नीचे रखिए, आंखों में देखिए और जेन्युइनली सुनिए। 2. पॉज बिफोर यू स्पीक। सोचिए कि जो आप कहने जा रहे हैं वो हेल्पफुल है या सिर्फ रिएक्शन है। 3. आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जैसे आप इस बारे में कैसा महसूस करते हैं। 4. एम्पैथी दिखाइए, सिर्फ हाँ समझा कहने से नहीं, अपने टोन और बॉडी से भी एहसास कराइए। 5. सेल्फ चेक। हर बार बातचीत के बाद खुद से पूछिए, क्या मैंने उस व्यक्ति को सुना या सिर्फ अपनी बात रखी। सेबास्टियन क्लार्क इस चैप्टर में बताते हैं कि अक्सर हम कम्युनिकेशन को सिर्फ एक स्किल समझते हैं, लेकिन असल में ये एक मिरर है। जो आप दूसरों से कम्युनिकेट करते हो वो आपकी इंटरनल थिंकिंग, रिस्पेक्ट और इमोशनल मैच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। बुक ये कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, वैल्यू करें और ट्रस्ट करें, तो पहले आपको खुद की कम्युनिकेशन हैबिट्स को ऑब्जर्व और अपग्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि गलत कम्युनिकेशन सिर्फ एक बात नहीं बिगाड़ती, ये धीरे धीरे आपका भरोसा, आपकी इज्जत और आपका कनेक्शन सब कुछ खा जाती है। चैप्टर 2, द साइकोलॉजी बिहाइंड ग्रेट कम्युनिकेटर्स। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छा बोलना, सही शब्दों का इस्तेमाल करना ही कम्युनिकेशन है, लेकिन सच ये है, ग्रेट कम्युनिकेशन की शुरुआत जबान से नहीं, दिमाग से होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स सबसे पहले दूसरों को समझने की इंटेंशन और अपने दिमाग में क्लियर माइंडसेट के साथ बात शुरू करते हैं। वो सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनते, वो सामने वाले की जरूरत, भावना और सोच समझने के लिए सुनते हैं। ग्रेट कम्युनिकेटर्स ये डीप साइकोलॉजी समझते हैं। लोग अपने इमोशंस के लेवल पर बात सुनते हैं, लॉजिक के लेवल पर नहीं। हर इंसान अंदर से फील अंडरस्टूड करना चाहता है, और जब आप किसी को समझते हो
तो सामने वाला नेचुरली आपको ट्रस्ट करता है। यही साइकोलॉजी उन्हें सिर्फ एक अच्छा स्पीकर नहीं, बल्कि एक इन्फ्लुएंसर, लीडर और डीपली कनेक्टेड इंसान बनाती है। क्यों ये इतना जरूरी है और कैसे असर करता है आपकी लाइफ पर? सोचिए, आप किसी दोस्त को सलाह दे रहे हैं। आपने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स बोले, पर वो इरिटेटेड हो गया। क्यों? क्योंकि आपने उसकी बात को महसूस करने की कोशिश ही नहीं की। आप सिर्फ सॉल्यूशन देने की जल्दी में थे। यहां साइकोलॉजिकल गैप आता है। आप बात तो कर रहे थे, पर कनेक्शन नहीं बना। अब यही गैप वर्कप्लेस में सोचिए, जहां मैनेजर किसी टीम मेंबर को सिर्फ टारगेट्स याद दिलाता है, पर उसके पर्सनल स्ट्रगल्स नहीं समझता। स्लोली वो एम्प्लॉय इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाता है और परफॉर्मेंस गिरने लगती है। अगर आप इस साइकोलॉजी को समझ लें, तो ना सिर्फ आप लोगों के दिल में जगह बना पाएंगे, बल्कि हर बातचीत को मीनिंगफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड बना पाएंगे। पहले आस्था हर सेशन में क्लाइंट्स को डायरेक्टली सलाह देती थी, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा मत करो, एटसेट्रा। पर उसे लगता था कि लोग उसकी बात मानते नहीं हैं। तब उसने कम्युनिकेशन साइकोलॉजी सीखी और समझा कि लोगों को पहले सुना जाना और समझा जाना चाहिए। उसने अपना अप्रोच बदला। पहले पेशेंटली सुनना शुरू किया, उनके इमोशंस को रिफ्लेक्ट किया। जैसे ही क्लाइंट्स ने महसूस किया कि ये मुझे समझ रही है, वो अपनी जिंदगी की सबसे पेनफुल बातें शेयर करने लगे और सलाह मानना शुरू किया। एक सुबटल माइंडसेट चेंज ने उसकी पूरी कम्युनिकेशन पावर बदल दी। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? एक, जल्दी में जवाब देना, बिना फुली सुने ही बोल पड़ना कम्युनिकेशन को शैलो बनाता है। 2, ओवर टॉकिंग, अपने पॉइंट को प्रूव करने के चक्कर में सामने वाले की फीलिंग्स इग्नोर करना। 3, लैक ऑफ प्रेजेंस, बात करते वक्त माइंड कहीं और होना, सामने वाला तुरंत महसूस कर लेता है। 4, ओनली लॉजिक पर बात करना, इंसान इमोशन से ड्रिवन होता है, सिर्फ लॉजिक से नहीं। 5, अनइंटेंशनल टोन, आपकी टोन ज्यादा हार्श या अनइंटरेस्टेड हो सकती है, जो आप नोटिस भी ना करें। क्या करना चाहिए? 1, बी इमोशनली प्रेजेंट, जब कोई बात करे उस पल सिर्फ वो मैटर करे, ना आपका फोन, ना आपकी सोच। 2, फील बिफोर यू स्पीक, समझिए सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है, फिर बात कीजिए। 3, यूज रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि इससे सामने वाला फील करता है कि आप उसे समझते हो। 4, क्रिएट सेफ्टी, जजमेंट फ्री जोन बनाएं ताकि लोग खुलकर बात कर सकें। 5, इंटेंशन सेट करें, बात शुरू करने से पहले सोचिए, मैं सामने वाले के लिए सेफ स्पेस बनाना चाहता हूं। सेबास्टियन क्लार्क बताते हैं कि ग्रेट कम्युनिकेटर्स सोचते हैं, कैसे मैं इस व्यक्ति को महसूस करा सकूं कि वो इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जड़ सिर्फ वर्ड्स में नहीं, बल्कि उस इनविजिबल साइकोलॉजिकल सिग्नल में होती है जो आप भेजते हो। मैं तुम्हें समझता हूं, तुम्हारी फीलिंग्स वैलिड हैं, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। बुक कहती है, अगर आप इस माइंडसेट को अपना लें, तो आप सिर्फ बेहतर कम्युनिकेटर नहीं बनेंगे, बल्कि ऐसा इंसान बनेंगे जिसकी बातों का लोग इंतजार करेंगे। चैप्टर 3, बॉडी लैंग्वेज, द अनस्पोकन पावर। बॉडी लैंग्वेज यानी आपकी शारीरिक भाषा, वो भाषा जो आप बिना कुछ बोले भी बोलते हैं। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि किसी भी कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% असर आपके शब्दों का होता है, 93% इंपैक्ट आता है आपके टोन और बॉडी लैंग्वेज से। मतलब, आप जो कह रहे हैं, अगर आपकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, या वर्स, वो आपको झूठा, कमजोर या फेक मान सकता है। ग्रेट कम्युनिकेटर्स अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं करते, वो अपनी माइंडसेट को अलाइन करते हैं, जिससे उनकी बॉडी नेचुरली कॉन्फिडेंस और कंफर्ट दिखाती है। बॉडी लैंग्वेज के 3 मुख्य तत्व होते हैं। 1, पॉस्चर, आपकी रीढ़ सीधी है या झुकी हुई। दूसरा, आंखों का संपर्क, आप सामने वाले की आंखों में देखते हैं या बार बार इधर उधर। तीसरा, हाथ और चेहरे की अभिव्यक्ति, आपके चेहरे और हाथों से क्या वाइब जा रही है। यही चीजें तय करती हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, अवॉइड करेंगे या बस टॉलरेट करेंगे। क्यों ये इतना जरूरी है और कैसे असर करता है आपकी लाइफ पर? सोचिए, आप किसी इंटरव्यू में हैं, आपने सवालों के बेहतरीन जवाब दिए, लेकिन आपकी बॉडी पॉस्चर बंद थी, हाथ कांप रहे थे और आंखें नीची थीं। अब वही इंटरव्यूअर दूसरे कैंडिडेट को देखता है,
जिसके जवाब एवरेज थे, लेकिन उसकी बॉडी कॉन्फिडेंट, फेस ओपन और टोन स्टेडी थी। गेस कीजिए कौन सेलेक्ट हुआ। बॉडी लैंग्वेज न सिर्फ दूसरों को बल्कि आपको खुद को भी सिग्नल भेजती है। अगर आप कॉन्फिडेंट पोस्चर में खड़े होते हैं तो आपका दिमाग खुद को पावरफुल महसूस करता है। इसे कहते हैं पावर पोज इफेक्ट। इसलिए बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, ये आपके इनर माइंड सेट और सेल्फ इमेज को शेप करती है। जयंत को बार बार लगता था कि लोग उसकी बातों को सीरियस नहीं लेते। वो कितनी भी नॉलेज शेयर करे, सामने वाला ट्रस्ट नहीं करता। एक दिन उसके मेंटोर ने उसे बताया, तेरी प्रॉब्लम तेरे वर्ड्स में नहीं, तेरे शोल्डर्स और आईज में है। जयंत ने बॉडी लैंग्वेज पर काम करना शुरू किया। मिरर के सामने खड़ा होकर कॉन्फिडेंट पोज में प्रैक्टिस की, आई कांटेक्ट बनाए रखना सीखा, हाथों की मूवमेंट को ओपन और रिलैक्स्ड रखा। 3 हफ्ते बाद उसका एक ही फीडबैक आने लगा, अब तुम एक नेता जैसे दिखते हो। वही इंसान, वही बातें। पर अब लोग उसे सीरियस लेने लगे, क्योंकि अब उसकी बॉडी भी वही कह रही थी जो उसके वर्ड्स कह रहे थे। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 1. आई कांटेक्ट अवॉइड करना। सामने वाले को लगता है कि आप डर रहे हो या झूठ बोल रहे हो। 2. क्रॉस्ड आर्म्स या क्लोज्ड पोस्चर। आपकी बॉडी वाइब देती है कि आप डिफेंसिव या अनइंटरेस्टेड हो। 3. फिजिटिंग। बार बार हाथ हिलाना, कपड़े ठीक करना या मोबाइल देखना, यह एंग्जाइटी और डिस्ट्रैक्शन दिखाता है। 4. लो एनर्जी जेस्चर्स। हाथों की मूवमेंट ही नहीं होना, मतलब आप बोर्ड हो या कॉन्फिडेंट नहीं हो। 5. फेस पर एक्सप्रेशन ना होना। एक ब्लैंक या डल फेस से कोई भी इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाता। क्या करना चाहिए। वेट। स्टैंड टॉल। अपनी रीढ़ को सीधा रखें, शोल्डर्स रिलैक्स्ड लेकिन पीछे। 2. ओपन जेस्चर्स। हाथों को यूज कीजिए लेकिन नेचुरली, ऐसा लगे आप इनवाइटिंग हो, बंद नहीं। 3. कंसिस्टेंट आई कांटेक्ट। नजरें मिलाइए लेकिन घूरिए मत, हर 5 से 6 सेकंड में हल्का ब्रेक दें। 4. स्माइल जेन्युइनली। हल्की सी स्माइल से ट्रस्ट और वार्मथ पैदा होती है। 5. फेस को यूज करें। जब आप सरप्राइज हों, सैड हों, हैप्पी हों, चेहरा वो इमोशन शो करें। मिरर प्रैक्टिस करें। 5 मिनट डेली खुद को पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हुए मिरर में देखें। सेबास्टियन क्लार्क इस चैप्टर में साफ कहते हैं, लोग सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं सुनते, वो तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करते हैं। बुक बताती है कि आप चाहे जितनी कम्युनिकेशन थ्योरी सीख लें, अगर आपकी बॉडी कॉन्फ्लिक्टेड सिग्नल्स दे रही है तो लोग आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे। ऑथर के अनुसार ग्रेट कम्युनिकेटर्स अपने इनर बिलीफ को अपनी बॉडी से एक्सप्रेस करते हैं। वो फेक कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते, वो खुद को पहले भीतर से बिल्ड करते हैं और बॉडी नेचुरली उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है। चैप्टर 4, हाउ टू लिसन लाइक अ लीडर। हम सभी ने कम्युनिकेशन के बारे में बहुत कुछ सुना है। अच्छा बोलना आना चाहिए, इंप्रेसिव बनो, स्मार्टली जवाब दो, लेकिन कम्युनिकेशन का सबसे गहरा, सबसे सच्चा हिस्सा बोलना नहीं, सुनना होता है। सुनना एक ऐसा हुनर है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस जरूर होता है। जब आप किसी को पूरे दिल से सुनते हैं, बिना इंटरप्ट किए, बिना जजमेंट किए, तो सामने वाला इंसान सिर्फ सुना हुआ नहीं महसूस करता, वो समझा हुआ महसूस करता है और ये एहसास लोगों को आपसे जोड़ देता है। ये क्यों इतना जरूरी है? अब सोचिए, आप किसी से अपनी परेशानी शेयर कर रहे हैं, आप इमोशनली टूटे हुए हैं, आपको किसी की जरूरत है जो बस थोड़ी देर सुने, लेकिन सामने वाला आपको बीच में टोक कर बोलता है, तुमने ये ट्राई किया या तुम तो हर बार ऐसा ही करते हो। ऐसा सुनकर कैसा लगेगा? बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन, दूरी और एक तरह की निराशा। क्यों? क्योंकि हम सबको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए होता है एक इंसान जो हमें पूरी तरह समझे। यही पावर होती है सच्चे सुनने की। अमित की पत्नी दीपाली कई दिनों से उदास है। वो उसे देख रहा है लेकिन वो बिजी रहता है। एक दिन दीपाली बोलती है, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं। अमित चौंकता है और कहता है, अब क्या हुआ? तुम हमेशा ऐसा बोलती हो। और फिर बहस शुरू हो जाती है। लेकिन अगर अमित थोड़ी देर शांत रहता, दीपाली की बात को पूरी तरह सुनता, तो उसे पता चलता कि वो कई दिनों से अंदर से टूट रही है लेकिन बोल नहीं पा रही थी। सुनना सिर्फ ईयर्स से नहीं होता, सुनना होता है दिल से, आंखों से, बॉडी लैंग्वेज से। क्या करना चाहिए?
और क्या नहीं करना चाहिए। एक, मल्टीटास्किंग करते हुए सुनना। अगर आप फोन देख रहे हैं या माइंड कहीं और है, तो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि आप प्रेजेंट नहीं हो। दो, जल्दी में जवाब देना। सामने वाले की बात पूरी हुए बिना ही कुछ कहना, यह सबसे बड़ा डिसरिस्पेक्ट है। थ्री, फॉर्मूला जवाब देना, जैसे डोंट वरी या इटल बी फाइन। ये बात सुनने से ज्यादा टालने जैसे लगती है। क्या करना चाहिए? वेन, आंखों में देखकर सुनिए। आई कांटेक्ट से सामने वाले को भरोसा होता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। दो, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग अपनाइए। जैसे तुम कह रहे हो कि तुम्हें अकेला महसूस हो रहा है ना? इससे सामने वाला समझता है कि आपने सिर्फ सुना नहीं, समझा भी है। थ्री, पॉज कीजिए। जवाब सोचने में जल्दी मत कीजिए। साइलेंस से डरिए मत, यह भरोसे को गहरा करता है। सेबास्टियन क्लार्क का कहना है, लीडर वही है जो बोलने से पहले सुनना जानता है और सामने वाले की जरूरत को उसके शब्दों के पीछे से समझता है। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं है, ये इमोशंस की एक्सचेंज है। और अगर आप दूसरों की इमोशंस को सुनना सीख गए, तो आप न सिर्फ बेहतर कम्युनिकेटर बनेंगे, बल्कि बेहतर दोस्त, बेहतर पार्टनर, बेहतर इंसान भी बन जाएंगे। चैप्टर 5, हाउ टू स्पीक सो पीपल लिसन। असरदार बोलना सिर्फ ये नहीं कि आपके पास क्या शब्द हैं, असल बात यह है कि कैसे आप उन शब्दों को पेश करते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि लोग आपके शब्द नहीं सुनते, वो आपकी एनर्जी, टोन और इंटेंशन को महसूस करते हैं। मतलब अगर आप बिना इमोशन के बोले, तो चाहे आप कितनी भी बड़ी बात कह रहे हो, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही बात आप सही टोन, पॉज, बॉडी लैंग्वेज और इमोशनल कनेक्शन के साथ कहें, तो सामने वाला सिर्फ सुनता नहीं, वो आपकी बात को महसूस करता है। क्यों ये इतना जरूरी है? दुनिया में लाखों लोग एक ही बात कहते हैं, सफलता मेहनत से मिलती है। लेकिन जब ये बात APJ अब्दुल कलाम या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसे कोई पैशनेट लीडर कहते हैं, तो क्यों दिल छू जाती है? क्योंकि टोन, डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और फीलिंग साथ में आती है। आज के टाइम में जहां लोग रील्स, मीम्स और नोटिफिकेशंस में उलझे हैं, वहां किसी की बात अटेंशन से सुनना बहुत रेयर है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सीरियसली लें, याद रखें और फॉलो करें, तो आपको बोलने के तरीके में महारत हासिल करनी होगी। पहले इंटरव्यू में अनिकेत बहुत फैक्ट्स और अचीवमेंट्स बताता रहा, पर टोन फ्लैट थी, आई कांटेक्ट कम था और वॉइस में कॉन्फिडेंस नहीं था। रिजल्ट? रिजेक्टेड। दूसरे इंटरव्यू में उसने पहले इंटरव्यूअर से पूछा, क्या मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाऊं कि कैसे मैंने अपने आखिरी साल में एक बड़े ग्रुप की समस्या को हल किया? उसने काल्म टोन में स्माइल के साथ ब्रीफली कहानी सुनाई। रिजल्ट? सिलेक्टेड। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ रिज्यूमे की बातें नहीं दोहराई, उसने कनेक्ट किया अपनी कहानी से, अपने अंदाज से। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? एक, फ्लैट बोलना। एक ही टोन में बोले तो आपकी बात बोर लगेगी। दो, जल्दी जल्दी बोलना, सामने वाला कैच नहीं कर पाएगा। तीन, ओवर कॉन्फिडेंस या शो ऑफ करना, सुनने वाला डिस्कनेक्ट हो जाता है। चार, आई कांटेक्ट से बचना, इससे लगता है आप अनश्योर या डर रहे हो। पांच, नेगेटिव या कंफ्यूजिंग शब्दों का प्रयोग, आपकी बात का असर उल्टा पड़ सकता है। क्या करना चाहिए? एक, इमोशनल टोन यूज करें। अगर आप किसी को इंस्पायर करना चाहते हैं, तो आपकी आवाज में वो वार्मथ और पैशन दिखना चाहिए। दो, पावरफुल शुरुआत करें। शुरुआत में ही क्यूरियोसिटी जगाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि? तीन, पॉज लें। रुककर बोलने से लोग आपकी बात अब्सॉर्ब करते हैं। चार, रियल एक्सप्लेन्स और स्टोरीज यूज करें, इससे लोग इमोशनली जुड़ते हैं। पांच, बॉडी लैंग्वेज सही रखें। हाथों की मूवमेंट्स, आंखों का कांटेक्ट और चेहरे की एक्सप्रेशंस ऑनेस्ट होने चाहिए। छह, एंड में एक्शन या सवाल छोड़ें, जिससे सामने वाला कुछ सोचने पर मजबूर हो जाए। सेबेस्टियन क्लार्क इस चैप्टर में कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को याद रखें, तो आपको सिर्फ बोलना नहीं, कहानी सुनाना, महसूस कराना और प्रेरित करना आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप जो कह रहे हैं वो रेलेवेंट होना चाहिए, कैसे कह रहे हैं वो रेजोनेंट होना चाहिए, और किस एनर्जी से कह रहे हैं वो रियल होना चाहिए। जब आप इन तीनों को मिला लेते हैं, तो आपकी बातों में एक मैग्नेट बन जाती है। लोग खुद ब खुद आपकी बातों की ओर खींचते चले आते हैं।
चैप्टर 6, मास्टरिंग कॉन्फ्लिक्ट विदाउट फाइटिंग। कॉन्फ्लिक्ट यानी जब दो लोगों की सोच, भावनाएं या जरूरतें टकरा जाएं। लेकिन ये टकराव हमेशा बुरा नहीं होता। असल में कॉन्फ्लिक्ट एक नेचुरल चीज है, हर रिश्ते में होता है। मुद्दा ये नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ या नहीं, मुद्दा ये है कि आपने उसे कैसे संभाला। कम्युनिकेशन यहां एक सेतु की तरह है जो दो विरोधी इमोशंस को जोड़ सकता है। लेकिन अगर कम्युनिकेशन में ईगो, ब्लेम या मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वही सेतु टूट जाता है और दूरी बन जाती है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट को कम्युनिकेशन से ही संभालना जरूरी है? क्योंकि लोग तब सुनते हैं जब वो जज नहीं किए जाते, लोग तब बदलते हैं जब वो समझे जाते हैं, और लोग तब जुड़े रहते हैं जब वो रिस्पेक्ट महसूस करते हैं। अगर आपने एक बार भी किसी के साथ शांत होकर बिना लड़ाई के कोई मुश्किल बात हल की है तो आपको पता होगा कि कितना सुकून और मैच्योरिटी महसूस होती है उस बातचीत में। कॉन्फ्लिक्ट में जीतने से सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में साथ में हल निकालने से ट्रस्ट और बॉन्डिंग मिलती है। निखिल एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय था, काम में कोई कमी नहीं छोड़ता था। लेकिन एक दिन प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस हो गई और सीनियर श्रीवास्तव जी ने गुस्से में सबके सामने निखिल को डांट दिया। निखिल के अंदर भी गुस्सा था, पर उसने वहीं बहस नहीं की। उसने काम रहते हुए बस इतना कहा, क्या हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं ताकि मैं ठीक से अपनी बात रख सकूं? शाम को जब दोनों अकेले बैठे तो निखिल ने शांति से बताया कि डिले की वजह टेक्निकल फॉल्ट था और उसने पहले ही ईमेल भेजकर बताया भी था। श्रीवास्तव जी ने वो बात गौर से सुनी और अंत में बोले, मुझे अफसोस है कि मैंने सबके सामने तुम्हें डांटा। तुमने मैच्योरिटी दिखाई। इस एक मोमेंट ने निखिल की इमेज बदल दी, एक ऐसे इंसान की तरह जो फाइट नहीं करता, सुलझाता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? 1, राइट बनने की कोशिश मत करो, कॉन्फ्लिक्ट में जीत की चाह ही सबसे बड़ी हार है। 2, तुम हमेशा या तुम कभी नहीं जैसे शब्दों से बचें, ये व्यक्ति को डिफेंस में डालते हैं। 3, इमोशनल मैनिपुलेशन मत करें, चुप रहकर, गिल्ट देकर या रूठ कर किसी को चेंज नहीं किया जा सकता। 4, तीखी जुबान या सार्केज्म से बचें, ऐसा बोलने से बात का मकसद खो जाता है। 5, दूसरे की बात काटना, इससे वो अनहर्ड और डिसरिस्पेक्टेड महसूस करता है। क्या करना चाहिए? 1, एम्पैथेटिक लिसनिंग, पहले सामने वाले की बात ध्यान से सुनिए, बीच में मत बोलिए। 2, सॉफ्ट टोन रखिए, कम्युनिकेशन की टोन ही इंटेंशन दिखाती है। 3, यूज आई फील स्टेटमेंट्स, जैसे जब तुम मेरी बात को कट करते हो तो मुझे लगता है कि मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। 4, क्लैरिटी से बोलिए, क्लैरिटी से सुनिए, वेग बातें गलत फहमियां बढ़ाती हैं। 5, अपोलोजाइज जेन्युइनली, एक्सप्लेन लेटर, पहले माफी दें फिर सफाई दें, ईगो को कंट्रोल में रखें। 6, फोकस ऑन सॉल्यूशन नॉट ब्लेम, बात इस पर होनी चाहिए कि आगे क्या किया जाए, न कि किसने गलती की। सेबास्टियन क्लार्क इस चैप्टर में हमें यह सिखाते हैं कि टकराव कोई खतरा नहीं है, ये एक मौका है गहरी समझ बनाने का। जब आप किसी के साथ डिसएग्रीमेंट को कामली हैंडल करते हैं तो आप न सिर्फ एक समस्या हल करते हैं बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां लोग खुलकर बात कर सकते हैं बिना डर या ईगो के। इसलिए अगली बार जब झगड़े की शुरुआत हो तो लड़ो मत, कनेक्ट करो। चैप्टर 7, कम्युनिकेटिंग विद कॉन्फिडेंस इवन इफ यू आर नर्वस। हम सभी कभी ना कभी ऐसे सिचुएशंस में होते हैं जहां हमें बोलना होता है पर दिल तेजी से धड़क रहा होता है, हाथ पसीने से भीग जाते हैं और जुबान लड़खड़ा जाती है। प्रेजेंटेशन हो, जॉब इंटरव्यू हो या किसी इंपॉर्टेंट इंसान से बात करने की बारी हो, नर्वसनेस हमें अंदर से खा जाती है। सेबास्टियन क्लार्क इस चैप्टर में समझाते हैं कि कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात स्किल नहीं है, ये एक हैबिट है। और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कॉन्फिडेंट फील करना जरूरी नहीं है। आप डरते हुए भी शांत दिख सकते हैं, नर्वस होकर भी इंपैक्ट बना सकते हैं। क्यों जरूरी है ये स्किल? क्योंकि जिंदगी में बहुत बार आपको ऐसे मोड मिलेंगे जहां अच्छा बोलना ही आपको मौका दिलाएगा, अच्छा सुनना ही रिश्ते बनाएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस ही लोगों को आपके शब्दों पर यकीन दिलाएगा। अगर आप सिर्फ इसलिए पीछे हटते हैं कि मुझे बोलना नहीं आता या मैं नर्वस हो जाता हूं, तो आप अपनी कई अपॉर्चुनिटीज को खुद से दूर कर देते हैं। कॉन्फिडेंस से कम्युनिकेशन करना आपको लीडरशिप, चार्म और क्लैरिटी देता है।
जो हर रिलेशनशिप और करियर में प्राइसलेस है। विनय एक इंट्रोवर्ट था। जब भी उसे किसी मीटिंग में कुछ बोलना होता, वो नर्वस हो जाता, चुप हो जाता। एक दिन उसे पूरे कंपनी के सामने प्रेजेंटेशन देनी थी। रात भर नींद नहीं आई, हाथ कांपते रहे। लेकिन इस बार विनय ने कुछ अलग किया। वो स्टेज पर गया और प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले बोला, मैं थोड़ा नर्वस हूं, लेकिन मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद है और मैं चाहता हूं कि आप भी इसे समझें। उसके ये ऑनेस्ट शब्द पूरे रूम में एक साइलेंस ले आए। अटेंशन आ गया। फिर विनय ने धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और पूरा सेशन शानदार रहा। पीपल ने क्लैप किया और कई लोग कहने लगे, तुमने बहुत अच्छा बोला, तुम में बहुत क्लैरिटी है। वो दिन विनय की जिंदगी बदल गया, क्योंकि उस दिन उसने जाना, कॉन्फिडेंस दिखाना ही फर्स्ट स्टेप है कॉन्फिडेंट बनने का। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 1. ओवरथिंकिंग। बार बार सोचते रहना कि लोग क्या सोचेंगे, आपकी नर्वसनेस बढ़ाता है। 2. फेक पर्सना अपनाना। बहुत ज्यादा बनावटी कॉन्फिडेंट दिखना उल्टा इंपैक्ट डालता है। 3. अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट। आंखों से डर छुपता नहीं, दिखता है। 4. स्पीकिंग टू फास्ट। जल्दबाजी में बोलना आपका एंजाइटी दिखा देता है। 5. नेगेटिव सेल्फ टॉक। मैं नहीं कर पाऊंगा जैसे शब्द पहले ही हार तय कर देते हैं। क्या करना चाहिए। 1. एक्सेप्ट नर्वसनेस। डर को छुपाने की नहीं, समझने की जरूरत है। उसे एक्सेप्ट कीजिए, वो कम होगा। 2. प्रिपरेशन शांत कॉन्फिडेंस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अंदर से काम फील करेंगे। 3. स्लो डाउन। धीरे धीरे बोलने से वर्ड्स को पावर मिलता है और आप ज्यादा ग्राउंडेड लगते हैं। 4. पावर पोज अपनाएं। बातचीत से पहले 2 मिनट की कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर आपके दिमाग को काम कर देता है। 5. फर्स्ट लाइन तैयार रखिए। सबसे ज्यादा डर पहले सेंटेंस में होता है, उसे तैयार रखिए, बाकी फ्लो में आ जाएगा। 6. यूज पॉजेस। साइलेंस एक पावरफुल टूल है, ये आपको कंट्रोल और अथॉरिटी दोनों देता है। 7. सेल्फ रिमाइंडर। मैं नर्वस हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कर सकता हूं। सब बार बार रिपीट कीजिए। सेबास्टियन क्लार्क इस चैप्टर में एक ब्रिलियंट बात कहते हैं, आत्मविश्वास का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर होते हुए भी बोलने की हिम्मत रखना है। इसका मतलब यह है कि आपको डर लगेगा और वो ठीक है, लेकिन डर के बावजूद भी आप बोलते हैं क्लैरिटी से, ऑनेस्टी से और डिग्निटी से, तभी लोग आपको लीडर मानते हैं। कॉन्फिडेंस कोई सुपर पावर नहीं है, ये तो प्रैक्टिस, माइंडसेट और स्मॉल विंस से बनता है। और अगर आप अपनी वॉइस को पूरी ईमानदारी और बिलीफ के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो हर बार आपका डर आपके इम्पैक्ट के नीचे दब जाएगा। चैप्टर 8, डेली प्रैक्टिस, मेकिंग ग्रेट कम्युनिकेशन ए हैबिट। कम्युनिकेशन कोई एक बार की कौशल नहीं है, ये एक दैनिक आदत है जो धीरे धीरे स्ट्रांग बनती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि एक सेमिनार, एक बुक या एक मोटिवेशनल वीडियो से उनकी बोलने की ताकत बढ़ जाएगी, लेकिन हकीकत यह है, आप जैसे रोज शरीर को एक्सरसाइज से स्ट्रांग बनाते हैं, वैसे ही कम्युनिकेशन को भी रोज के छोटे अभ्यास से मजबूत करना होता है। हर दिन जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, जब आप साफ और रिस्पेक्टफुली जवाब देते हैं, जब आप सामने वाले की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं, तभी आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बनते हैं। कम्युनिकेशन कोई टैलेंट नहीं, ये एक बिल्ट अप हैबिट है, और क्यों इसे इग्नोर करना आपकी ग्रोथ रोकता है। अच्छा कम्युनिकेटर बनना सिर्फ आपकी सोशल लाइफ नहीं, आपकी जॉब, प्रमोशन, लीडरशिप और इवन रिलेशनशिप्स की क्वालिटी को भी बदल सकता है। सोचिए, आपके आइडियाज कितने अच्छे हैं, इसका कोई फायदा नहीं अगर आप उन्हें लोगों को समझा ही नहीं सकते। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का सबसे बड़ा हथियार है। रचना पढ़ाने में अच्छी थी, लेकिन बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। फिर उसने हर दिन एक छोटा रूल अपनाया। क्लास शुरू करने से पहले वह हर स्टूडेंट से एक कैजुअल सवाल पूछती, आज घर पे क्या खाया, या तुम्हें मैथ्स बोरिंग क्यों लगती है। धीरे धीरे बच्चों ने उसे ओपन अप करना शुरू किया, उनसे रिलेशन बन गया, और अब वही टीचर पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। क्या बदला? कुछ बड़ा नहीं, बस रोज का एक छोटा कम्युनिकेशन अभ्यास। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सोचकर कम्युनिकेशन छोड़ देना कि मुझे नेचुरली नहीं आता। सिर्फ सुनने का दिखावा करना, लेकिन अंदर से डिस्ट्रैक्शन में रहना।
कभी प्रैक्टिस ना करना और उम्मीद करना कि मैजिकली सब इंप्रूव हो जाएगा। क्या करना चाहिए? वेन हर दिन कम से कम एक मीनिंगफुल बातचीत करें जिसमें आप सामने वाले को पूरी अटेंशन दें। 2. मिरर प्रैक्टिस करें। रोज 2 मिनट खुद से बात करें। अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना सीखें। 3. एक लिसनिंग हैबिट अडॉप्ट करें। हर दिन किसी की बात को बिना इंटरप्ट किए सुनना। 4. पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज डेली यूज करें, जैसे आई कांटेक्ट, ओपन हैंड्स, जेंटल स्माइल। छोटे छोटे ये हैबिट्स धीरे धीरे आपको एक ऐसे इंसान में बदल देती हैं जिसकी बातों में असर हो और प्रेजेंस में अट्रैक्शन। इस चैप्टर का सीधा मैसेज है, नियमितता जोश से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। कम्युनिकेशन एक प्रेजेंटेशन की स्किल नहीं, एक हर दिन की प्रैक्टिस है। और अगर आपने इन हैबिट्स को डेली लाइफ में अपनाना शुरू कर दिया तो आप ना सिर्फ बेहतर कम्युनिकेटर बनेंगे बल्कि एक ऐसा इंसान जिससे लोग नेचुरली जुड़ना चाहेंगे। कंक्लूजन, इन सभी चैप्टर्स से हमें एक बहुत ही सीधी लेकिन जरूरी बात समझ आती है।